तो ये आप लोग का लेक्चर नंबर 35 होगी। मॉड्यूल नंबर 5 चल रही है अभी, है ना। इसकी नेक्स्ट है टॉपिक है कि पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। है ना। तो आ सकता है एग्जाम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ना, 2 नंबर में पूछ सकता है। तो ये आप लोग को देखना है, थ्योरी पार्ट है पूरा। आज का लेक्चर पूरी थ्योरी है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट सुनते रहो आप लोग, बहुत सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग को पता है कि मतलब हाइट पे डिपेंड करता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना W/H, है ना। तो इसका मतलब इसमें स्टोर्ड है, इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पार्टिकल लेते हैं। ये एक पार्टिकल है, ये 1 पॉइंट पे थी, कुछ देर बाद ट्रेवल करके ये चली आई दूसरे पॉइंट पे, सेकेंड पॉइंट पे। तो ये आपकी पाथ नंबर 1 फर्स्ट पाथ है। इसी तरह से हो सकता है कि ट्रेवल जो है इस ऐसे करके भी ट्रेवल हो सकता है, इस तरह से। तो ये आपकी पाथ नंबर 2 यानी फर्स्ट और सेकेंड पाथ है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये सपोज कर लेते हैं ये है आपका h, ये आपकी h2 और ये आपकी h1। ये आपकी y एक्सिस हो गई और इधर आपकी x एक्सिस हो गई। ये ओरिजिन है ना। अब यहाँ पे ये बॉडी थी, तो इस बॉडी की खुद की क्या होगी, वेट होगी। खुद की वेट क्या होगी, m को क्या लिख सकते हैं, W/G, है ना। इसको ऐसे नहीं, m = W/G। और इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, अगर सेकेंड पॉइंट पे आएगी बॉडी तो सेकेंड पॉइंट पे भी क्या होगी, इसकी मास होगी। तो ये भी क्या कितनी होगी, W/G। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और थोड़ी सी डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है इसमें। लेट अस कंसीडर, यानी जो हमने ड्रॉ करी है वही चीज़ हमें लिखना है। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग फ्रॉम पोजीशन 1 to पोजीशन 2 along a certain path फर्स्ट, है ना। फर्स्ट पाथ के along मूव कर रहा है। लेट द एलिवेशन ऑफ पोजीशंस 1 and 2, 1 2 रोमन और एक वो हो गया, इसको आप क्या करो 1 and 2, और इसको आप रोमन में चेंज कर लो, पाथ नंबर 2, है ना। 1 and 2 be H1 and H2 above an arbitrary datum as shown in फिगर एवब, है ना। हमने डायग्राम एवब बनाई है तो आप एवब लिख सकते हो। उसके बाद देखिए इसमें वर्क डन अगर हमें निकालना होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ट्रेवल कर रही है, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन आएगा। तो दी वर्क डन एगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो ट्रेवल कर रही है, अगर हम पाथ 1 की बात कर रहे हैं अभी,
तो पाथ 1 में जो ट्रेवल हो रही है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रही है ना, ये दूसरे डायरेक्शन में जा रही है ना। फिर जहाँ पे वो ग्रेविटी के अलोंग होने वाली हुई वहाँ पे क्या होगी, इंड हो गई। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें वर्क डन देखना है, कितना वर्क ये कर रही है ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट। तो ये सपोज करिए कि U12 हो गया वर्क डन, तो ये क्या हो जाएगी W इंटू H1 माइनस H2, है ना, बिकॉज बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो पहले वो H1 था, उसके बाद वो H2 हो गया। फर्स्ट पोजीशन उसकी H1 पे थी, सेकंड पोजीशन उसकी H2 पे हो गई। तो कितना चेंज हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट हमें लेना है। हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है, ना कि डिस्टेंस का डिफरेंस लेना है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट ये था, यहाँ का डिस्टेंस था और यहाँ का डिस्टेंस। ऐसे समझ लो कि दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डिफरेंस है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी W इंटू H1, इसकी पोटेंशियल एनर्जी W इंटू H2। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करनी है। तो ये आपकी आएगी, जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस WH और ये आपकी आ गई माइनस MGH। तो यहाँ पे निगेटिव साइन, यहाँ पे निगेटिव साइन जो है, निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, शोज दैट बॉडी मूव्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। क्योंकि ग्रेविटी के अलोंग होती तो हम लोग क्या करते, पॉजिटिव वैल्यू लेते, क्योंकि जब हम यहाँ से बॉडी नीचे की तरफ आती है तो हम लोग क्या करते, MGH लेते, है ना। और अगर हम ऊपर भेजना होता है किसी बॉडी को तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है तो वो माइनस MGH होता है, क्योंकि डायरेक्शन हमें यूज करना होता है, डायरेक्शन देखना होता है ना। न्यूमेरिकल नहीं है इस पर, तो आप लोग को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूमेरिकल आएगा तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी। बट आपका जो 6th मॉड्यूल और 7th मॉड्यूल है उसमें थोड़ी बहुत यूज हो सकती है ना। और इस पे जो न्यूमेरिकल होती है थोड़ी सी टफ होती है, मैकेनिक्स में तो नहीं होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चैप्टर होता है कि जेट हैमर करके होता है, कि जेट एनालिसिस करते हैं वाटर का, तो उसमें थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी का यूज होता है, बट यहाँ नहीं है। द इंक्रीज इन, अगर हम पोटेंशियल, ये वर्क डन था, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर हम EP से डिनोट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, जो फाइनल एनर्जी होगा और जो इनिशियल एनर्जी होगा उसी में से घटाना होगा, क्योंकि इंक्रीज पूछ रहा है ना। यहाँ डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस में क्या होगा, हमें फाइनल से इनिशियल घटाना होता है। डिफरेंस तो यही होता है। अगर हमें डिफरेंस चाहिए डेल्टा E, तो आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यही हम करते हैं। तो अगर हमें इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WH2 माइनस H1। तो ये क्या होगा आपका, W इंटू H इक्वल टू MGH, है। तो इसको 2-3 लाइन लिखने हैं, इसमें कुछ लैंग्वेज लिखने हैं कि ये जो स्टेटमेंट आई, ये दो जो इक्वेशन आई, इट मे बी सीन दैट वर्क डन against gravity is stored in the form of increase in potential energy, है ना। यानी ये दिखाना था कि जो भी वर्क डन हम ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर्ड होता है किसी भी increase in potential energy of the body, okay, even if the body moves। ये तो पाथ 1 थी। अगर हम पाथ 2 की बात करेंगे तो सेम कंडीशन आएगा पाथ 2 में भी, है ना। moves along an alternative पाथ 2, ये सेकेंड पाथ है आपका,
between the same position 1 and 2, the difference in elevation remains the same, क्योंकि एलिवेशन का जो डिफरेंस है वो तो सेम ही है दोनों पाथ में, है ना, एंड हेंस दी वर्क डन। ये आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ रहे होगे ये सब चीज़, है ना, अगर सब्जेक्ट होगी तो, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट होता है, सिविल में पढ़ना होता है, रिमेंस द सेम, है ना। तो ये आपकी थी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको पूछा जाएगा ना तो आपको इतना ही लिखना है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, देखिए, व्हेन द वर्क डन by a force in moving body from one position to another is independent of the path followed. Such a force is called a conservative force, है ना। जैसे मान लीजिए आप ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी जो है ना पाथ को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है ना कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, है ना। तो ग्रेविटी जो होती है आपकी क्या हो जाती है, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है और ऑप्शन में 3-4 फोर्स का नाम दे देगा और लिख देगा कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए आपका स्प्रिंग फोर्स है, जैसे मान लीजिए इलास्टिक फोर्स है ना। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है ना। अब देखिए नेक्स्ट इसी में हेडिंग है वर्क एनर्जी इक्वेशन। ये डेरिवेशन आ सकता है आप लोग के एग्जाम में कि वर्क एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करें या वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, तो ये पूछ सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें बॉडी को ट्रेवल करानी है। जैसे सपोज करिए कि ऐड नहीं हो रहा है, सपोज करिए कि यहाँ पे कोई बॉडी है, ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गई, है ना। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करिए डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया s, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी है तो इस बॉडी की खुद की क्या होगी, अगर मान लीजिए आपने फोर्स लगाया, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। फोर्स लगाओगे तभी ट्रेवल करेगी। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली इसकी वेलोसिटी u थी, है ना, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। यहीं से आपका मॉड्यूल नंबर 6 और 7 स्टार्ट हो रहा है एक तरह से, है ना, क्योंकि कुछ इसी तरह का मॉड्यूल नंबर 7 भी है, 6 भी है। तो अगर हम v मान लेते हैं इसको, फाइनल वेलोसिटी, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका ए पॉइंट है, सपोज करिए ये आपका ए पॉइंट है और ये आपके बी पॉइंट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होगा कि इसकी खुद की वेट होगी, वेट को हमने W एज्यूम कर ली। इसमें क्या होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा, है ना। अब एक्सेलरेशन को सपोज कर लेते हैं ए एक्सेलरेशन, है ना। A to B बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ से आपको A B इक्वल टू क्या है,
एस है ना। तो यही डेरिवेशन आपको तैयार करना है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। अब देखिए आपने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़ा होगा, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, P इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, W/g और इंटू में a, यही तो पढ़े हो, है ना। अब क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड बाई इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस ds, है ना। ds डिस्टेंस है, आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, p इंटू डी एस इज इक्वस टू W/g a इंटू डी एस, है ना। अब इसी को आप कन्वर्ट करो, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी यहाँ पे आपका a है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, है ना। वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन इंटू ds। बेटा ये नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, डिनाई भी नहीं हो रहा है, एडमिट भी नहीं हो रहा है। गुड मॉर्निंग मैम, स्क्रीन तो शो हो रहा है। नहीं, ये कोई स्टूडेंट है, ऐड होना चाह रहा है, ये ऐड नहीं हो रहा है। उसको बोल दो, मैसेज कर रहा है शायद, तो उसको बोल दो कि वीडियो में पढ़ लेगा, है ना। ऐड नहीं हो रहा है dv/dt और इनटू ds, तो ds/dt। हाँ अब देखिए, हमें ds को भी चेंज करना है तो ds/dt लिख सकते हो आप, इसको इंटू में dt कर सकते हो, क्योंकि आपका जो है ना टाइम डिपेंडेंट है, जो भी आपका ट्रेवलिंग हो रहा है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ds को ds/dt में चेंज कर सकते हो, और ds/dt जब करोगे तो एक dt से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसको फार्मूला में चेंज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ds/dt को क्या लिखोगे, स्मॉल v, है ना, ये सही है। उसके बाद देखिए आप इसको जब सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा p इंटू डी एस और W/g इंटू v, क्योंकि v है तो v इधर आ जाएगा, और dv आ जाएगा। आपका dt इधर भी है, dt यहाँ भी है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो इस dt को, है ना। इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, dv। और फिर अब क्या करना है, आपको एक डिफ्रेंसिएशन यूज करना है, क्योंकि इधर आपका dv है और वेलोसिटी में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो अभी एक्सेलरेशन था, उसको हमने वेलोसिटी में चेंज किया। वेलोसिटी को आप जब s में चेंज कर लोगे, यानी डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर लोगे, तभी सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ds से जूम किया हुआ है, ना कि dv है जूम किया हुआ। सोनू ओके, पकड़ी जैसे कौन है बेटा, रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपका आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है मैम, अब आ रही है मैम, तभी से नहीं आ रही। ओके, सॉरी, अब नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपकी देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो आपने ds से जूम किया है ना। ये आपका स्मॉल एलिमेंट है, तो आपको dv तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या था, u था और v था, dv नहीं था। लेकिन यहाँ पे dv का टर्म है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, dv को ds में चेंज करना होगा, तो उसके लिए क्या करोगे, ds इंटू ds करना पड़ेगा, है ना। ये डेरिवेशन है, अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। ओवरऑल हमें क्या करना है, ds डिस्प्लेसमेंट है तो उसी के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, W/g इंटू क्या हो जाएगा, W/g छोड़ो, मत करो, इसको चेंज मत करो, कोई फ़ायदा नहीं, है ना।
तो उधर मैम है ना पीडीएस, तो डीएस डायरेक्ट, उधर ले रही हाँ डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। अगर डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे, यू टू वी है, यहाँ पे लिमिट तो दिया ही है, तो इसको इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा, तो सिंपल ही है, तो नहीं करना, वो यूज नहीं करना। तो ये आपकी सिर्फ डीवी आ गया, यानी पी डी एस इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी वी डी वी, है ना। अब ये इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, तो हमें डी एस में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो अब हम अगर इंटीग्रेट करेंगे इसको, देखिए इंटीग्रेट करते हैं एंड अप्लाई लिमिट, इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करेंगे, तो इधर आपका क्या होगा, पी डी एस, यहाँ पे आपकी क्या थी, एस इक्वल टू 0, और यहाँ पे आके एस इक्वल टू कितनी हो गई, एस, है ना। कुछ ट्रेवल किया, एस ट्रेवल किया, है ना, तो ये आपकी हो जाएगी 0 टू एस। और इधर आप अगर हम इधर करोगे तो ये डब्ल्यू बाई जी तो कांस्टेंट टर्म है, तो वी डी वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू टू वी, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये सॉल्व हो क्या आएगा, पी इंटू एस पी एस इक्वल टू 1/2 डब्ल्यू बाई जी, और अंदर जाएगा ये, आप देखो इसको वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर, है ना, ये मैंने डायरेक्ट लिख दी है। अब देखिए P इंटू एस इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो इसको, हाफ डब्ल्यू बाई जी वी स्क्वायर माइनस हाफ डब्ल्यू बाई जी यू स्क्वायर। अब ये क्या है आपका, ये जो है वर्क डन, जो आपने फोर्स लगाई थी, वर्क डन बाई दी फोर्स और फोर्स सिस्टम। यहाँ पे एक फोर्स है, हो सकता है बहुत सारे फोर्स हों, है ना। तो ये 1/2 डब्ल्यू बाई जी वी स्क्वायर जो होगा वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, फाइनल की, है ना, क्योंकि यहाँ पे वी है तो फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, है ना, इनिशियल, सॉरी पोटेंशियल नहीं, काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल नहीं होगी। यहाँ पे आपका ई से डिनोट होगा, ये भी मिस्टेक हो गई, ई के एंड ई के इनिशियल और ई के फाइनल, ओके। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि आपका जो वर्क डन है, वर्क डन को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू से, तो यू इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, ई के फाइनल माइनस ई के इनिशियल, ओके। तो इसको आप मान सकते हो एक इक्वेशन है ये आपका, ये भी एक इक्वेशन है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो यही इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप इसको लिख सकते हो नीचे, इक्वेशन नंबर 2 इज कॉल्ड वर्क एनर्जी इक्वेशन, है ना। ये आपको पता था, पहले से पता था, जो वर्क जो होता है ना वो दोनों का डिफरेंस ही होता है ना, ये तो पढ़ा हुआ है, बट हमें डिराइव करके दिखाना है एग्जाम में, है ना। तो यहाँ से एक प्रिंसिपल डिराइव होता है, प्रिंसिपल जनरेट होता है कि आपका जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है ना, क्योंकि आपको प्रिंसिपल भी लिखना होगा एग्जाम में। अगर ऐसे लिख देगा कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल में आपको स्टेटमेंट लिखना होता है ना। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, अब क्या है स्टेटमेंट इसका, देखिए, द वर्क डन बाय अ system of forces on a body during a certain displacement equal to the change in kinetic energy during the same displacement, है ना। तो ये आपकी स्टेटमेंट है। तो अगर एनर्जी इक्वेशन पूछा जाए तो ये स्टेटमेंट आप लोग को लिखना है ना। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है और सिंपल टॉपिक है, आज का लेक्चर भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा
दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये आप लोग को याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग है इसी में पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, आज इसको इंड करने का मैम एनर्जी कंसेप्ट आ गया वो अपनी। हाँ वही है, एनर्जी का कंसेप्ट है। अब पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है ना। मैम ऊपर कीजिए ना, नहीं लिखे। अरे तो वीडियो तो सेंड हो ही आती है ना, मैं तो सेंड कर देती हूँ, एक बार और पढ़ लेना। ओके, चलो इतना टाइम नहीं है शायद आप लोग के पास। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है ना। तो कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम तब होगी जब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, उसकी डेरिवेटिव जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेटिव जब जीरो होगी तब क्या होगी, वो जो है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। यानी इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि कुछ मैक्सिमम मिनिमम, है ना, कुछ पॉइंट्स है जो हम फाइंड कर ले रहे हैं इजीली, है ना। इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन करके और इक्वल टू जीरो करेंगे तो वही तो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन होता है ना। तो फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द डेरिवेटिव ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, है ना। व्हेन डेरिवेटिव इसका जीरो हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल कर रहा है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो ये आपकी हो गई एक कंडीशन, है ना। और एक्स जो होगी, एक्स इज द डायरेक्शन इन विच द डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट, है ना। अब x वो डायरेक्शन होगी जिसके डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कल हमने स्प्रिंग की एग्जांपल ली थी कि स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगी इस डायरेक्शन में x, है ना। जिससे मान लीजिए आपका यहाँ पे आपने क्या किया, एक पेंडुलम डाल दिया, तो पेंडुलम इस तरह से रोटेट करता है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें भी कुछ लगा हुआ है, अगर मान लीजिए इसमें आपकी स्प्रिंग लगी हुई है और रोटेट कर रही है ये, तो क्या होगी, ये कुछ इधर भी डिस्प्लेसमेंट होगी और इस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो सपोज करिए कि आपका जो स्प्रिंग है वो कहीं यहाँ आ गया, है ना। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये एक्स हुआ इस डायरेक्शन में, और एक एंगल हुआ थीटा। तो यहाँ पे आपका दो है, यानी दो टर्म है आपका। तो ये क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1 होगी, है ना। अभी धीरे धीरे ना डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे पढ़ोगे तो आगे दूसरे सब्जेक्ट में तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। और फास्टली वहाँ पे डिपेंड करता है। हाँ, वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल आपको आ रहा है ना, वो किस तरह से इसके डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। जब आप स्प्रिंग लगा हुआ था और बॉडी था, ये पेंडुलम की तरह नहीं था, तो यहाँ पे क्या था, एक ही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट दे के आप क्या कर रहे हो, उसको डिफाइन कर दे रहे हो, उसके पोजीशन को डिफाइन कर दे रहे हो। इसका मतलब वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ पे इसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको थीटा भी देखना पड़ेगा, एक्स भी देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, है ना। तो जिस डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका एग्जिस्ट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है ना, पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ से कुछ टर्म्स आते हैं कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन जो होती है वो क्या है। तो काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन होता है वो थ्री टाइप्स ऐसे हम लोग यूज करते हैं कि एक आपकी होती है, चलो पहले इसमें कुछ लिख लो, व्हेन a small displacement is given to a system in equilibrium, one of three things can happen.
when the disturbing force is removed, है ना। जैसे सपोज करिए कि आपके पास ये बॉडी है, ये आपकी सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी है ना, एक बॉडी है यहाँ पे, ये इस बॉडी की खुद की वेट होगी। अब ये बॉडी यहाँ पे है ना, यानी इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी न तो इधर जा रहा है न तो इधर जा रहा है ना। अगर यहाँ पे रखा रहेगा तो ऐसे ही रखा रह जाएगा, है ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। अगर सपोज करिए कि आपके पास इस तरह का सरफेस दे दिया, सरफेस इस तरह का, यहाँ पे आपका बॉडी रख दिया, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, तो ये आपकी स्टेबल नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। और अगर मान लीजिए आपका सरफेस जो है स्मूथ है, इस तरह से है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कर्व सरफेस नहीं है, और अब आपके पास कोई बॉडी रखी हुई है ना, ये तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा। अगर आप इसको मूव करोगे तो यहाँ पे आके फिर से रुक जाएगा, फिर से मूव करोगे फिर आगे जाके रुक जाएगा। बट इस कंडीशन में देखो, अगर आप इसको यहाँ ले जाते हो, मान लो आपने क्या किया, इसको यहाँ ले आया, तो फिर जब रिमूव करोगे फोर्स को, तो फिर से यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, है ना। अगर आप इधर लेके आओगे तो ये फिर से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा इधर। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे रोटेट करके लेके आए, यहाँ पे मूव कराए, तो क्या होगा, ये फिर से यहाँ पे नहीं आ पाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। और ये क्या है, ये आ तो नहीं पाएगा, बट आपका जिस पॉइंट पे रखोगे उसी पॉइंट पे रहेगा। ये हो सकता है जब यहाँ पे रखोगे तो ये नीचे आ जाए और अनस्टेबल हो गया। समझ में आ गया। तो ये आपका 3 कंडीशन है, अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसमें कुछ डिफिनीशन है, वो एक एक करके देख लेते हैं। कि फर्स्ट है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, द सिस्टम may return to its original position this kind is called stable equilibrium, है ना। और इसकी जो कंडीशन है, इसकी एक कंडीशन होती है जिसमें आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम करना है। इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो आपके पास मैक्सिमम है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, मिनिमम है ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि ये स्टेबल है, स्टेबल होगा तो उसके पास क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अनस्टेबल होगा तो उसके पास क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही क्या करेगा, उसको स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी देगा, है ना, किसी भी बॉडी को। तो पोटेंशियल एनर्जी कम है आपके पास, यानी मिनिमम है, तो इसका मतलब वो स्टेबल है। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, d2 EP/dx2 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। ये कंडीशन मिनिमम कंडीशन है। तो जब मिनिमम मैक्सिमम होता है तो मिनिमम कंडीशन में ग्रेटर देन 0 हो जाता है, यानी पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं किससे, dEP/dx = 0 करके, और फिर उसके बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो मिनिमम हो गया। इसी तरह से आपका अनस्टेबल की बात करते हैं। तो अनस्टेबल में क्या होगा, द सिस्टम में मूव farther and farther away from the original और इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। तो ये क्या होगा, इस काइंड को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल कंडीशन, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके,
तो इसमें क्या होगा, इसमें आप डिफरेंशिएशन की बात करोगे तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसमें आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट जो होगा वो हो जाएगा लेस देन 0। ओके, अब आपके पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, द सिस्टम में कंटिन्यू टू रिमेन इन द न्यू पोजीशन without returning to its original position or moving away from it, है ना। तो ये आपकी हो गई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपकी कंडीशन थी। अब यहाँ पे 1-2 लाइन और लिख लीजिए। द नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम, यानी ये आप नोट समझ लीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये। द नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम इज डिपेंडेंट अपॉन द पोटेंशियल एनर्जी of the system with respect to a convenient reference, है ना। अब वही convenient reference है आपका कि d2 EP by dx2 greater than 0, d2 EP by dx2 less than 0 और d2 EP बाई dx2 इक्वल टू 0, है ना। ये स्टेबल हो गई और ये आपकी अनस्टेबल और ये आपकी न्यूट्रल। ओके, तो ये मॉड्यूल आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके।